हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले वीडियो में हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो इस वीडियो क्लासेस के टॉपिक हैं, तो देखिए मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर चलूँगा इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आप लोगों के। तो देखिए मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ आज, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा ताकि लंबे समय तक आप लोग इस चीज़ को याद रख सकें। तो देखिए मैंने एक टर्म लिखा है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन देखो दो टर्म से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। तो इसका मतलब ये हो गया कि द compound which is mainly made up of, या which is mainly contains carbon and hydrogen are known as हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो अच्छा मैंने यहां पे ये लिखा है मेनली, मैंने ये नहीं लिखा है कि द कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने लिखा है कि द कंपाउंड विच इज मेनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हैं ही, इसके अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन गैसेस। हैलोजन जानते हैं आप लोग, हैलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो हम लोग उसको सिंपल बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। और अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई और भी टाइप के एटम प्रेजेंट हैं तो हम लोग उसको बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? हाइड्रोकार्बन मेनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी तीसरे टाइप का एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। अब एक चीज समझिए कि हम लोग डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में जो आपके सिलेबस में है उसको मैं बता देता हूं। जैसे मेरे पास ये था CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है केवल। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर हमने लगा दिया हैलोजन एटम, ऐसे लगा दिया मान लीजिए। तो ये तो था हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और ये है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब समझ रहे होंगे आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा हम लोग इन दोनों को मिलाकर, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को मिलाकर बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोलेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर हुआ आप लोगों को स्टूडेंट कि हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए यहां पर मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूं आप लोगों के सामने कि एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा बर्जीलियस ने उसको समझिए। इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड always obtained from living things।
हमेशा लिविंग थिंग से मिलते हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग से हमको मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी synthesized इन लेबोरेटरी, इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। दोबारा से समझिए, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रोपाउंड की थी, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लिविंग थिंग से मिलने वाले कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसका कारण क्या दिया इन्होंने ये बताया कि इन लिविंग थिंग्स ए वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट। मतलब कोई भी चीज लिविंग है, उसके अंदर आत्मा है, ऐसे समझिए, वो एक मिस्टीरियस फोर्स है। तो जब कोई चीज हमको लिविंग थिंग से मिल रही है और लिविंग थिंग के अंदर क्या है, एक वाइटल फोर्स है, एक जादुई शक्ति है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वो मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट होता है। और हम लोग अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वो मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट होगा। तो ये बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया। तो देखिए, इन लिविंग थिंग्स ए वाइटल फोर्स, या वाइटल फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वाइटल फोर्स या मिस्टीरियस फोर्स इज प्रेजेंट and hence this mysterious force must be present in organic compound, और वो मिस्टीरियस फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी में मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस। अब क्या हुआ, देखो, एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, वोहलर, एक साइंटिस्ट थे वोहलर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूरिया का सिंथेसिस कर दिया लेबोरेटरी में। यूरिया आप लोग जानते हैं, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और वोहलर साइंटिस्ट ने इसको लेबोरेटरी में बना दिया। कैसे बनाया वो देखो, उन्होंने लिया अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया, जब डिकम्पोज किया गया, तो देखो ये बन गया NH2CONH2, ये यूरिया बन गया। अब एक चीज देखिए आप लोग, यूरिया जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के यूरिन में, तभी तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे थे बर्जीलियस। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, जो भी कंपाउंड लिविंग थिंग से मिलेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। लेकिन वोहलर साइंटिस्ट ने इस अमोनियम साइनेट को हीट किया और यूरिया बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, वो रिजेक्ट हो गई। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रिजेक्शन ऑफ VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने कर दिया, वोहलर ने कर दिया, और उसको प्रूव भी कर दिया। उन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया का सिंथेसिस कर दिया। तब वहां से एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए 1 मार्क्स में, क्या कि हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वोहलर रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। या एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, तो दैट कंपाउंड वाज यूरिया। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी। ठीक है,
तो देखिए हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को अभी यहाँ पर समझा है। अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करूँ स्टूडेंट कि ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बेसिकली ये एक तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लोग 11th क्लास में और 12th क्लास में पढ़ने वाले हो उसका ये एक ट्रेलर है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़े थोड़े से टर्म दे रखे हैं ताकि आप लोग 11th क्लास में इसको डिटेल में और 12th क्लास में और डिटेल में इसको पढ़ सको। लेकिन मैं अभी 10th क्लास में आप लोगों का थोड़ा सा लेवल जो है वो एडवांस कर दूंगा ताकि चीज़ें आप लोगों को रटनी ना पड़े। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंटेंट कम है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट दूंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में ये वाला चैप्टर आ जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको देखिए आपकी एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा है, हम लोग थोड़ा सा डिटेल इसको बढ़ा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो देखिए हम लोग हाइड्रोकार्बन को दो तरह से क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर। एक क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है इसको मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है सर। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम हम लोग देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम या ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, ये ज़्यादा सही रहेगा, कार्बन चेन। इसको देखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन अपने ही जैसे आइडेंटिकल एटम के साथ जुड़कर बड़ी बड़ी चेन बना सकता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था फुलरीन का, जिसमें कार्बन 60 एटम कार्बन के आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं फुलरीन। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम पर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखिए ये बनते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन मतलब क्या है, क्लोज्ड नहीं है, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया भाई, ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। और आप लोगों के यहाँ जो मेन स्टडी की जा रही है 10th क्लास में वो की जा रही है ओपन चेन कंपाउंड की, क्लोज्ड चेन कंपाउंड आप लोगों के यहाँ नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इसका करूँगा। देखिए, ये जो ओपन चेन कंपाउंड है इसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक। ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, मैं आप लोगों को पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, सैचुरेटेड कंपाउंड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड में आता है एक एग्जांपल, दैट इज एल्केन, क्योंकि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में आता है सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन है भाई, एक है एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा है एल्काइन। हम लोग जानते हैं एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड C, एल्काइन का क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी दो भागों में बंट सकते हैं। वो दो भाग कौन से हैं, एक है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। मैं थोड़ा सा एडवांस लेकर चल रहा हूं ताकि चीज़ें थोड़ी समझ में आए आप लोगों के। अगर आप लोगों को लगे कि ये ज़्यादा है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, इस क्लोज्ड चेन कंपाउंड वाले टॉपिक को आप लोग स्किप कर सकते हैं। देखो, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, पहले तो साइक्लिक का मतलब समझिए कि ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इस तरह से, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा सब। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन, ऐसे ही साइक्लोपेंटेन, और ऐसे ही बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। हेटेरोसाइक्लिक में कौन आ जाएगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एटम प्रेजेंट हैं,
जैसे मान लीजिए मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया और साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, तो इसका नाम बन जाता है पाइपेरिडीन। आप लोग चाहें तो इस वाले टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग केवल यहाँ तक याद रखिए इसको। चलिए अब देखो यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड जो भी है, इसको अभी हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे। चलिए अच्छा, अब मैं आता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या है उसको समझिए। जैसे हम लोगों ने बात की कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा थर्ड टाइप ऑफ एटम भी प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे समझिए कि मेरे पास ये कार्बन की चेन है, हम लोग जानते हैं कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की 3 वैलेंसीज मैंने जोड़ दी हाइड्रोजन के साथ इस तरह से, और दूसरा कार्बन एटम मैंने जोड़ दिया, इसकी 3 वैलेंसी में मैंने 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी और 1 वैलेंसी मैंने अभी इसकी अनसेटिस्फाइड रखी हुई है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हैलोजन एटम लगा देता हूँ, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम को याद रखना हमेशा X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने हैलोजन एटम लगा दिया है, ये हैलोजन एटम के जुड़ने से इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ऐसे समझिए कि पहले तो यहाँ पे लग रहा था हाइड्रोजन, पहले क्या लग रहा था हाइड्रोजन, और ये था एल्केन, क्या था ये एल्केन था ये, ठीक। अब हमने क्या किया इसमें कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पर कोई थर्ड टाइप ऑफ एटम लगा दिया, और वो लगा दिया मान लीजिए हैलोजन का, ठीक। तो पहले तो ये जो था पूरा का पूरा एल्केन था, एल्केन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें हैलोजन एटम लगा दिया, हैलोजन एटम लगाने से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो होगी जो हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टी है, वो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो क्या समझ में आया आप लोगों के कि फंक्शनल ग्रुप वो एटम है जो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह लगता है और कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता है। एक एग्जांपल और समझिए, मान लीजिए मेरे पास यही एल्केन है, ये एल्केन लिया मैंने, और इस एल्केन में हाइड्रोजन को हटाकर, ये मैंने हाइड्रोजन हटाया। अच्छा, हाइड्रोजन एटम हटाएंगे तभी तो कोई दूसरा एटम जुड़ पाएगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है, दोनों कार्बन की वैलेंसी। तो मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से हटा दिया इस तरह से, ठीक है, और इस हाइड्रोजन की हटने से जो वैलेंसी अब अनसेटिस्फाइड हो गई है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई है, अनसेटिस्फाइड हो गई है। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए मान लीजिए मैंने जोड़ दिया OH ग्रुप, OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। मैंने यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी यहाँ बची हुई है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती हैं, एक वैलेंसी ये बची हुई है और एक वैलेंसी से मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। अब ये पूरा OH ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड आ रही है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए, ये तो हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया पूरा का पूरा OH। अब OH ग्रुप क्या है भाई, OH ग्रुप हाइड्रोजन हटाया था हमने, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने OH लगा दिया यहाँ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ने से ये पूरा पूरा कंपाउंड हो गया एल्कोहल। पहले क्या था, एल्केन, यहाँ पे ये क्या था, एल्केन था। तो आप लोग अब यहाँ से डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या बन सकती है, देखो, इट इज डिफाइंड एज द एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑफ एटम। इट इज डिफाइंड एज the atom or group of atom which takes place the position of leaving हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन निकल गई है उसकी पोजीशन को ले लेता है एंड change the
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जब आप लोग 11th क्लास में आएंगे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है, लेकिन 10th क्लास में कुछ गिने चुने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जो 10th क्लास में इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया हुआ है इसका मतलब है कि कार्बन की एक वैलेंसी बची हुई है, ठीक है। एक वैलेंसी, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, मोनोवैलेंट। ध्यान रखना, जिसकी एक वैलेंसी होती है उसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। और भी हैं, 11th क्लास में बहुत सारी हम लोग लिस्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेलेक्टेड पढ़ने वाले हैं। ये हो गया पहला फंक्शनल ग्रुप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखिए, मैंने लिख दिया CHO। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल CHO, ठीक है। यहाँ पे भी एक वैलेंसी बची हुई है, इसका मतलब इट इज मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट ये क्या बन जाएगा भाई, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। चलिए तीसरा देखें हम लोग, ये है कीटोन। ये कीटोन है, दो वैलेंसी है, इसको मतलब ये डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दो वैलेंसी बची हुई हैं। या इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल CO, ठीक है। और इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसे, कीटोन। ऐसे ही फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन में आ गया एल्कोहल, OH। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बची हुई है, ये भी मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट। और क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही हेलोजन, हेलोजन की भी एक वैलेंसी है, हेलोजन को क्या बोल देते हैं, हैलाइड्स। हैलाइड्स, ठीक है, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये 5 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं जो आप लोगों के यहाँ आने वाले हैं, या इनसे रिलेटेड नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज क्या है इसको समझिए। देखो, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में मेनली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो उनको बोल दिया हमने हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा थर्ड टाइप ऑफ एटम भी प्रेजेंट है तो हमने उसको बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोकार्बन में मेरे पास एल्केन है, एल्केन। अब एल्केन एक पूरी सीरीज है, इस एल्केन के फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ मेंबर पे हम लोग जाएंगे। ऐसे ही मान लो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, तो एल्कोहल में, एल्कोहल जो सीरीज है पूरी, उसमें फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, तो ये जो पूरी फंक्शनल ग्रुप की जो एक सीरीज बन रही है उसी को यहाँ पे बोला है होमोलोगस। होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो इसको ऐसे समझिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिंपल हाइड्रोकार्बन की, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है केवल। तो हाइड्रोकार्बन में मैं बात करता हूँ सबसे पहले एल्केन की, ठीक। एल्केन के अगर फर्स्ट मेंबर की बात की जाए, एल्केन के अगर फर्स्ट मेंबर की बात की जाए तो क्या बनता है, देखो एक कार्बन एटम आएगा और एक कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं, 4। ये देखिए, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, सिंपली दिस इज CH4। अच्छा, अगर मैं एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला बनाऊं, जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो N है नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन का नंबर है 2n+2। आप लोग चाहें तो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो कार्बन का नंबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 1 कितना हो गया, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। तो एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या है, CN। N क्या है वहां पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं बता देता हूं, वेयर N = नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो ये तो है इसकी सीरीज का फर्स्ट मेंबर। अब मैं आता हूं सेकंड मेंबर पे। सेकंड मेंबर के लिए n बराबर कितना होगा, 2 होगा। जब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा
तो मुझको क्या मिल जाएगा देखो, C2 2n+2 कितना हो जाएगा 6। अच्छा इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ CH3, ठीक है, CH2 और H। आप लोग एक चीज़ देखिए, ये जो CH4 है मैं CH4 को ऐसे लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एक चीज़ आप लोग याद रखना, ये तो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कार्बन से बॉन्ड बना दिया, जिसमें बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मैंने यहाँ पर इसको सिंपल अभी दिखाया था CH4 में, वो होता है इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, CH4। यहाँ पर बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी, मतलब CH4 मैंने जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए, अच्छा जो CH4 है मैंने उसको अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसे दिखा दिया, CH3 और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। कार्बन से ही जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन और कार्बन से ही जुड़े हुए हैं ये 3 हाइड्रोजन, केवल ये कंडेंस्ड कर दिया, छोटा रूप कर दिया इसका। अब देखो, जैसे ही मैं कार्बन एटम 1 से कार्बन एटम 2 पर जाता हूँ तो देखो CH3 तो पहले से है ही मेरे पास, ठीक है, हाइड्रोजन पहले से है ही मेरे पास। अब फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर जाने पर मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, CH2 को इंट्रोड्यूस किया है, CH2। ऐसे ही जब आप लोग n=3 पर पहुँचोगे, n=3 तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, C3 है ना, 2 × 3 + 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C3H8, ये आ जाएगा। अच्छा अगर मैं अब इसका थोड़ा सा इस वाले C3H8 को अच्छे से रिप्रेजेंट करूं समझने के लिए, तो मैं देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन एटम 2 जिनमें है उसको मैंने दिखा दिया सिंपल पहले ऐसे, CH3CH2 और यहाँ पर ये H, ये हो गए 2 कार्बन एटम। तीसरा कार्बन एटम के लिए मैंने फिर इसमें CH2 ऐड कर दिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सेकंड मेंबर से फिर थर्ड मेंबर पर हम लोग गए हैं, तो फिर इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ CH2 ग्रुप हो गया है। मतलब क्या है कि एक सीरीज में जब आप फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पे जाते हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ 1 CH2 ग्रुप होगा, सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर पे जाओगे फिर CH2 ग्रुप ऐड होगा, थर्ड से 4 पे जाओगे CH2 ग्रुप ऐड होगा। तो ये एक होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक है कि आप लोग जब फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर या सेकंड से थर्ड, थर्ड से 4 पे जाते हो तो वहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ 1 CH2 ग्रुप हो जाता है। ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास है C5H12, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 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 कितने हो गए 1 2 3 4, एक और CH2 और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे H, तो ये हो गया C5H12। और जैसे ही मैं C6 पे पहुँचता हूँ ये हो जाएगा C6H14। इसको मैं कैसे दिखाऊंगा देखो, CH3 CH2 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 और CH2 और ये H, ये तो C5 मेंबर वाली C5 की जो स्ट्रक्चर है वही यहाँ पर है। लेकिन जैसे ही आप लोग C5 से C6 पर जाओगे तो इसमें एक CH2 ग्रुप और ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं एल्कीन के बारे में बात करूँ, एल्कीन, अच्छा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। याद रखना है आप लोगों को, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है केवल CnH2n। चलिए अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक पॉइंट याद रखना, एल्कीन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पर एल्कीन सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कम से कम कितने कार्बन एटम होंगे, 2 कार्बन एटम होंगे। एल्कीन में फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन एटम होंगे, 2। एल्केन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 1 होंगे, क्योंकि वहां पे तो सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन एटम तो होने ही चाहिए। चलो तो मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूं यहां, तो मुझे क्या मिल जाएगा, C2H4। अब मैं C2H4 को ऐसे बना देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऐसे ही मैं आता हूं n=3 पर। ये फर्स्ट मेंबर है, एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या है, उसमें कितने कार्बन एटम है, 2। जो सेकंड मेंबर है उसमें कितने कार्बन एटम है, 3। चलिए अब मैं इसको बना देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा देखो, C3H6। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, CH2
डबल बॉन्ड CH और ये H जो ऊपर का लिखा हुआ है। जैसे ही आप लोग सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर पे जाओगे क्या इंट्रोड्यूस करोगे? इंट्रोडक्शन ऑफ CH2 ग्रुप। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं एल्काइन सीरीज ले लूँ, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। और एल्काइन किसको बोलते हैं? जिस कंपाउंड में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके फर्स्ट मेंबर में भी कितने कार्बन एटम होंगे? 2 कार्बन एटम होंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CnH2n-2, तो ये बन जाएगा C2H2। इसको मैं बना दूं फॉर्मूले को जरा, तो ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन। ऐसे ही आप लोग जब इसके सेकंड मेंबर पे जाओगे, सेकंड मेंबर में कितने कार्बन एटम होंगे? 3। तो देखो फर्स्ट मेंबर को बना लीजिए, पहले ये बना दिया और इसके बीच में क्या लगा दिया? इंट्रोडक्शन ऑफ CH2 ग्रुप। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब मैं आता हूं, देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया। अब मैं आता हूं सीधे एल्कोहल होमोलोगस सीरीज पर। एल्कोहल होमोलोगस सीरीज फर्स्ट मेंबर देखो, एल्कोहल बनता कैसे है कि एल्कोहल ऐसे बनता है। देखो ये था मेरे पास एल्केन, अब एल्केन में हाइड्रोजन हटा दिया मैंने और उसकी जगह लगा दिया OH। उसकी जगह क्या लगा दिया? OH लगा दिया। एक छोटा सा पॉइंट और समझो, ये है मेरे पास एल्केन और ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्या ऐड हुआ है? केवल देखो एल्कोहल का मतलब है एल्केन में क्या जोड़ दिया हमने? ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2n+2 और ऑक्सीजन। अगर मैं इसके फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो फर्स्ट मेंबर क्या है मेरे पास? ये रहा CH3OH। अगर मैं सेकंड मेंबर की बात करूं तो देखो मैं ऐसे ही बना सकता हूं, CH3OH तो पहले से ही है मेरे पास, बीच में क्या जोड़ देना है? CH2। ऐसी थर्ड मेंबर की बात करूं तो देखो CH3CH2 तो पहले से ही है मेरे पास, इसमें एक CH2 ग्रुप और ऐड कर दूं। तो फर्स्ट मेंबर से सेकंड, सेकंड से थर्ड करोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ 1 मोर CH2 ग्रुप आप लोगों को करना पड़ेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये था होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन बना लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सीरीज, इट इज डिफाइंड एज द सीरीज which is formed by adding CH2 group, after each consecutive member। consecutive का मतलब होता है लगातार। after each consecutive member, हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बाद कितना ऐड करना है आप लोगों को? CH2 ग्रुप का एडिशन करना है। अच्छा CH2 ग्रुप को थोड़ा सा और मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है? 12 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना है? 2 हाइड्रोजन का 2, कितना हो गया? 14 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग एल्केन के फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पे जाओगे तो कितना एटॉमिक वेट कितना इंक्रीज हो गया? मॉलिक्यूलर वेट कितना इंक्रीज हो गया? 14 ग्राम। सेकंड से थर्ड पे जाओगे तो कितना इंक्रीज हो गया? 14 ग्राम। ऐसे ही एल्कोहल के फर्स्ट मेंबर से सेकंड पे जाओगे तो कितना ऐड हो गया? भाई आपने CH2 ग्रुप ऐड किया है, इसका मतलब 14 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पर 14 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। तो इट इज डिफाइंड एज द सीरीज विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग CH2 ग्रुप आफ्टर ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर। और अब इसमें कुछ नोट मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को। होमोलोगस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, वो क्या है वो समझिए। देखो होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप या तो होगा नहीं, जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन में तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा एक होमोलोगस सीरीज में? सेम होगा। देखो एल्कोहल है तो हर ये पहला मेंबर है एल्कोहल का, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, तो सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर नहीं है तो किसी में भी नहीं होगा। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं they always have the same type of functional group, तो functional group should be same। second, अच्छा functional group same होगा तो उनकी chemical property क्या होंगी? chemical properties will be same। होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे, एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। थर्ड पॉइंट,
अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पर, हमेशा याद रखना है इस पॉइंट को कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पे। और हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में जब हम लोग फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड मेंबर पे जाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है। ठीक है। अच्छा, और एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको कि ये जो 14 ग्राम या CH2 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में आ रहा है। अगर मान लो आप लोग ये बोलो कि देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप बिटवीन 2 मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज, तो वो गलत है भाई। 2 मेंबर तो ये भी हो सकते हैं फर्स्ट और थर्ड, यहां पे डिफरेंस तो नहीं आ रहा CH2 का, यहां पे तो 2 CH2 का डिफरेंस आ रहा है, एक CH2 फिर दूसरा CH2। तो हम लोगों को याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखवाया है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ऐसा मत कर देना कि सेकंड से सीधे फोर्थ पे आ गए तो डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का, नहीं। देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 CH2 ग्रुप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, इस पर फोकस रखना है, आपको याद रखना है। नोट्स जब बनाएं तो आप लोग इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज नोमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में तो आप लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सेलेक्टेड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें यहाँ भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा ये। अच्छा, इससे पहले जो टॉपिक मैं अभी करा ही रहा था आप लोगों को, वो NCERT से थोड़ा सा बढ़कर है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो देखिए टॉपिक है मेरे पास नोमेनक्लेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं नामकरण, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ पा रहे होंगे अब आप लोग, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को कलेक्टिवली बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए नोमेनक्लेचर के 2 सिस्टम है हमारे पास, वो 2 सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए। पहला है ट्राइवियल नोमेनक्लेचर, ट्राइवियल नोमेनक्लेचर, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ट्राइवियल नोमेनक्लेचर को ही बोलते हैं कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम। इसको क्यों बोला गया कॉमन, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग इसकी नोमेनक्लेचर नहीं की गई है, जिसका जो मन आ गया वो नाम उस कंपाउंड का रख दिया है। चलो दूसरा है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और 10th क्लास में थोड़ा सा कम है, इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। चलिए, ट्राइवियल नेम नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग कंपाउंड को उनकी सोर्स के बेसिस पर नाम देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे आपको पता होगा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है ये, फॉर्मिक एसिड। अब आप लोग पूछेंगे फॉर्मिक एसिड कहाँ मिला, कैसे मिला, तो देखो फॉर्मिक एसिड मिलता है आंट से, आंट, और आंट को लैटिन वर्ड में बोलते हैं फॉर्मस, क्या बोलते हैं, फॉर्मस। तो चींटी से मिलने वाले एसिड को बोल दिया फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक, दूसरा देखें हम लोग, हमने लिखा CH3OH, इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट, ये मिलती है वुड से, इसीलिए इसको बोल दिया गया वुड स्प्रिट। ऐसे ही एक और कंपाउंड है हमारे पास CH4, इसको बोलते हैं मार्स गैस, मार्स गैस, क्योंकि ये हमको मिलती है मार्सी एरिया से, दलदली क्षेत्र से हमको मिलती है, फ्रॉम मार्शी एरिया, जहाँ पे दलदल वगैरह ज़्यादा रहती है वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। चलो ऐसे ही मान लीजिए आपके पास है CH3COOH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये किससे मिलता है, ये मिलता है एसीटम से, एसीटम, एसीटम क्या है सर, एसीटम को बोलते हैं सिरका। तो जो सिरका से मिलता है एसिड उसको बोल देते हैं एसिटिक एसिड। ऐसे ही एक और है NH2CO NH2, इसको बोलते हैं यूरिया,
इसको बोलते हैं यूरिया। ये कहाँ से मिलता है? ये हमको मिलता है यूरिन से, यूरिन से। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे लैक्टिक एसिड हमको मिलता है मिल्क से। लैक्टिक एसिड किससे मिलता है? मिल्क से। और मिल्क को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं लैक्टम, इसीलिए इसको बोल दिया लैक्टिक एसिड। ऐसे ही मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये मिलता है एप्पल से। ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ये मिलता है टोमेटो से, टोमेटो से। ऐसे ही टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये मिलता है इमली से, टैमरिंड से, इसीलिए टार्टरिक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे कुछ कॉमन नेम, आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है, तो कॉमन नेम सिस्टम में बस कभी कभी इनके हिसाब से पूछ लिया गया कि फॉर्मिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड का मतलब ये है, मार्स गैस का मतलब CH4 है, एसिटिक एसिड का मतलब ये है। कॉमन नेम सिस्टम का केवल एक ही रूल है कि इसका कोई रूल नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर को हम लोग सिस्टेमेटिक नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल है सिस्टेमेटिक नॉमेनक्लेचर। तो ये हमको पढ़ना है, सिस्टेमेटिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए IUPAC की फुल फॉर्म है, IUPAC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होना है, कोई डिस्कवरी हुई है, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, वो सब इस IUPAC संस्था के अंतर्गत होता है। और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा दैट इज इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के काम काज को देखता है। चलो अब हम लोग कुछ रूल्स यहाँ पर पढ़ते हैं। भाई IUPAC नॉमेनक्लेचर है, सिस्टेमेटिक नॉमेनक्लेचर है, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हमको स्टडी करने हैं। तो वो कैसे पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को फॉलो करना है। वो फॉर्मूला क्या है उसको समझिए। एक है रूट वर्ड, रूट वर्ड। अब ये किसके लिए यूज करेंगे रूट वर्ड, हम लोग सब देखेंगे अभी। रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद में लिखा जाता है सफिक्स। और ये सफिक्स हैं दो टाइप के, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो देखिए हमको लिखना है रूट वर्ड, रूट वर्ड के आगे जो लिखा जाएगा प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के पीछे जो लिखा जाएगा दैट इज सफिक्स। अब इनको एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए ये कंपाउंड है, बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। अब हमारे लिए रूट वर्ड क्या है उसको समझिए। हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं पेरेंट कार्बन चेन के लिए, पेरेंट कार्बन चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन क्या है कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो मल्टीपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए, या एंड सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सब्स्टिट्यूएंट्स, तो देखिए पेरेंट कार्बन चेन क्या है, वो बड़ी से बड़ी कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर है कंपाउंड में तो वो आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वो आना चाहिए। तो चलो अच्छा, अभी अब मैं क्या करता हूँ, अभी OH नहीं लगाता हूँ, सीधे सिंपल H ही चलता हूँ, इसको CH3 कर देता हूँ इसे। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है।
तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेना। अब पेरेंट कार्बन चेन कैसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी पेरेंट कार्बन चेन और कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 1 2 3 फिर पहुंच गए 4 पे, नहीं, लगातार होनी चाहिए 1 2 3 या 1 2 3। तो मैं क्या करता हूं, इस सीधी वाली कार्बन चेन को बना देता हूं पेरेंट कार्बन चेन 1 2 और 3। ठीक है, जो कार्बन एटम चेन में आ गए हैं वो बनाएंगे रूट वर्ड, और जो कार्बन एटम नहीं आया है वो बनाता है सब्स्टिट्यूएंट। आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है कि जब हम लोग पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो जो कार्बन एटम नहीं आ रहा है कार्बन चेन में, जैसे ये नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, रूट वर्ड यूज करेंगे। अब कार्बन एटम 3 आ रहे हैं तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या है, तो इसका IUPAC ने अलग से एक हमको एक इंफॉर्मेशन दी है। वो क्या इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट, IUPAC नोमेनक्लेचर का वो फॉर्मूला आप लोगों को याद ही रखना है। हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड के आगे लिखा जाता है प्रीफिक्स, ठीक है, और रूट वर्ड के पीछे लिखा जाता है सफिक्स। और सफिक्स है 2 प्रकार का, आप लोग जानते हैं, प्राइमरी सफिक्स को हम लोग 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग 2 डिग्री सफिक्स बोल सकते हैं। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री और सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री। चलिए, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि रूट वर्ड कैसे पता चलेगा हमको, उसको समझिए। अगर पेरेंट कार्बन चेन में केवल कार्बन एटम 1 है, एक कार्बन एटम आ रहा है, तो हम लोग इसके लिए रूट वर्ड यूज करते हैं। रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, मैथ। याद रखना है आप लोगों को, मैथ। अगर कार्बन एटम 2 है तो हम लोग यूज करेंगे एथ। ठीक, अगर कार्बन एटम 3 है तो हम लोग यूज करेंगे प्रॉप। कार्बन एटम 4 के लिए ब्यूट, कार्बन एटम 5 के लिए पेंट, कार्बन एटम 6 के लिए पेंट है ये पेंट, कार्बन एटम 6 के लिए हेक्स, कार्बन एटम 7 के लिए हेप्ट, कार्बन एटम 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन एटम 9 के लिए नॉन NON, और कार्बन एटम 10 के लिए डेक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन एटम 1 है तो मैथ, और कार्बन एटम 10 है तो डेक। ये आप लोगों को टेबल याद रखनी है कि रूट वर्ड कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करके आए हैं, पेरेंट कार्बन चेन, एक एग्जाम्पल से दोबारा बताता हूं आपको। पेरेंट कार्बन चेन, मान लीजिए आपके पास ये कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है आपके पास। अच्छा, मैंने हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगाया है, वो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जहां पर इस तरह से केवल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है हम इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन, क्योंकि बार बार हाइड्रोजन लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, कार्बन स्केलेटन। अब सबसे पहला काम क्या है कि भाई पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको रूट वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और लगातार कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो मैं क्या कर लूँ, देखो यहाँ से इसको ले लूँ, 1 2 3 4 कार्बन एटम आ रहे हैं इसमें, या 1 2 3 4 ऐसे कर सकता हूँ। देखो मैं ये वाली पेरेंट कार्बन चेन भी ले सकता हूँ, दिस वन, देखो 1 2 3 4। अच्छा, मैं नंबरिंग अभी जो कर रहा हूँ आप लोग यहाँ से भी ऐसे भी कर लो, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं से कर सकते हो अभी तो, फिर आगे मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर कहाँ से करनी है। मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इसको, देखो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इसको, 1 2 3 4 ऐसे। ये भी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की है, वो भी सही है, और ये सेलेक्ट की है, ये भी सही है। आप लोग कोई भी लीजिए, बड़ी से बड़ी कार्बन चेन होनी चाहिए, और दूसरा काम कि वो पेरेंट कार्बन चेन कंटिन्यूस होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे टोटल कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 4, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट होगा। यहाँ पर भी रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट होगा। और जो ग्रुप कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जैसे ये सेलेक्ट नहीं हुआ है और ये सेलेक्ट नहीं हुआ है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज करते हैं हम लोग, याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स किसके लिए लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, अभी मैं उसको भी सब बताऊंगा मैं। तो जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का लिखा जाता है प्रीफिक्स। क्या लिखा जाएगा अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल लो जैसे पेरेंट कार्बन चेन के, मान लीजिए मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन कुछ ये है, मान लीजिए ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये पेरेंट कार्बन चेन है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो आना चाहिए चेन में, मल्टीपल बॉन्ड है तो वो आना चाहिए, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वो भी आना चाहिए। तो इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आप लोग समझ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो एटम जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा थर्ड टाइप के होते हैं। चलिए, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैं कार्बन चेन ले लूँ, कार्बन चेन ये ले लेते हैं हम लोग, ये रहा। तो कार्बन चेन में जो कार्बन एटम इंक्लूड नहीं हुए हैं ये क्या बन गए, ये बन गए सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये अच्छा, आप लोगों को रूल नहीं याद रखने हैं कि रूल क्या है, पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है। आप लोगों से तो नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे कि बताओ इस वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या है। तो हम लोग ये तो रूल डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप नोट्स में बना ही लेना, लेकिन आप लोगों को कभी पेपर में पूछा नहीं जाएगा ये। चलिए और एग्जाम्पल देखो, ये हो गया 1, ये 2। अब आ जाओ थर्ड एग्जाम्पल पे। मैं अब एक फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूँ। चलिए, मैंने लिया, मान लीजिए ये ले लिया, ये फंक्शनल ग्रुप ले लिया मैंने। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में क्या आ रहा है, कार्बन एटम आ रहा है, तो इसके कार्बन एटम को चेन में इंक्लूड करना है, ये मस्ट है। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम आता है तो उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो पेरेंट कार्बन चेन कितने की बन जाएगी, 3 कार्बन एटम की बन जाएगी। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नहीं लिखा और इसको बना दिया कार्बन चेन, तो ये गलत हो जाएगा। हमको अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक कार्बन चेन है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये है एक कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन वो होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वो कार्बन चेन में आना चाहिए। मान लीजिए अगर मैंने कार्बन चेन ये ले ली, 1 2 3 4 आ रहे हैं इसमें, तो ये गलत है क्योंकि इस कंपाउंड में आ रहा है डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड चेन में आना ही चाहिए। अगर नहीं आया है तो गलत हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे कुछ ऐसा, देखो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये कार्बन चेन 1 2 3 4, या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे ले लूँ मैं 1 2 3 4, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। देखो ये बन गई कार्बन चेन और ये दोनों बन गए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी लेनी है, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उसमें आना चाहिए। एक चीज याद रखना, कार्बन चेन जो होती है उसमें कार्बन एटम को इंक्लूड करते हैं, कार्बन एटम को इंक्लूड करते हैं। ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल और लो। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप OH, इसमें कार्बन तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग कार्बन एटम कितने की बनाएंगे, 3 कार्बन एटम की। हमें ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है देन इट शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है जी, चलो अब हम लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन तो सेलेक्ट कर ली। अब हम लोग पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग करते हैं कि नंबरिंग कहाँ से की जाएगी। तो देखो मैं इसी में बता देता हूँ, फिर एक बार क्या करूँगा, मैं सारे रूल्स आप लोगों को लिखवा दूंगा। नंबरिंग जैसे मान के चलो ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक, तो कंपाउंड पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई है, पेरेंट कार्बन चेन हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली। तो दूसरा स्टेप हमारे पास होता है नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करें, देखो नंबरिंग ऐसी करनी चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जो है वो पास आने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि कोई प्रोग्राम हुआ है और उस प्रोग्राम में VIP लोगों को हमने बुलाया है और हमने सीट अलॉट कर दी है फ्रंट से 1 2 3 4 लेके 100 तक। तो हम लोग VIP लोगों को कहाँ बिठाएंगे, 98 99 100 सीट पे बिठाएंगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बिठाएंगे? डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आगे वाली जो फ्रंट सीट है उन पे बिठाएंगे।
तो हमारे लिए कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, वो हमारे लिए वीआईपी लोग हैं। तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, वहीं से। अब जैसे देखो, ये मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन थी, ये वाली, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो देखो 1 2 3 और ये 4। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर आ रहे हैं? 3 पोजीशन पर। 3 पोजीशन पर ये वाला जुड़ा हुआ है, 3 पोजीशन पर ये वाला जुड़ा हुआ है। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर दूँ, यहाँ से 1 और 2, तो 2 पोजीशन पर आ रहा है। तो हम लोग किस साइड से नंबरिंग प्रेफर करेंगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग ये वाली नंबरिंग करेंगे। कौन सी वाली? 1 2 3 और 4। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है हमको? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट हमारे लिए पास पड़ते हैं, वहाँ से करेंगे। यहीं पर समझो, देखो ये मेरे पास कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है। तो कार्बन चेन में नंबरिंग एक तरीका तो ये है कि 1 2 3 4 ऐसे कर दूँ मैं। एक तरीका ये है कि 1 और 2। देखो यहाँ से जो मैंने नंबरिंग करी है, तो डबल बॉन्ड आया है कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम 4 के बीच में। तो डबल बॉन्ड को माना जाएगा कार्बन एटम 3 पर। हमेशा याद रखना, अगर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन एटम 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है तो उसको 2 पे माना जाएगा। 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है तो 3 पे माना जाएगा। 4 और 5 के बीच में प्रेजेंट है तो 4 पे माना जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर आ रहा है? 3 पोजीशन पर। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 और 2, तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब नंबरिंग किस साइड से करूंगा? मैं यहाँ से करूंगा, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलो अब यहाँ देखो, ये मेरे पास कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली मैंने। सबसे पहला काम तो होता है पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, दूसरा काम होता है उसको नंबरिंग देना, और तीसरा काम होता है उसका नॉमेनक्लेचर लिखना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलिए, तो यहाँ पे देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उसके कार्बन को हमेशा नंबर 1 देना है, हमेशा नंबर 1 देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 3। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, देखिए, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, देन मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आती है प्रायोरिटी में सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये मेरे पास एक कंपाउंड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी शामिल है, फंक्शनल ग्रुप, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं पेरेंट कार्बन चेन तो यही हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये। अब उसके बाद जब हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग देखो, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं नंबर 1 यहाँ देता हूँ, 1 2 और ये 3, तो नंबर 1 पोजीशन पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप, और नंबर 2 पोजीशन पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मान लीजिए मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूँ, तो 1 2 और 3, फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिलेगा? 3 मिलेगा, जो कि सही नहीं है। हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से ही नंबरिंग करेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो देखिए, मैंने आप लोगों को अभी तक कार्बन चेन सेलेक्ट कैसे करते हैं और उसमें नंबरिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और फिर एक और स्टेप बनता है कि हमको अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना कैसे है, मतलब उसका नाम कैसे लिखना है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी कुछ बताया है, अगर मैं उसके रूल्स बनाना चाहूँ तो देखिए ये रूल बन सकते हैं। रूल नंबर A, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, ये रूल नंबर A है जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया था। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, longest continuous carbon chain which contains functional group, multiple bond and substituent। ठीक है, ये है मेरा रूल नंबर A। मुझको ऐसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट शामिल होना चाहिए। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और देखें इसमें।
इसमें सब रूल मैं लिख सकता हूं, या मैं एक रूल और कर दूं A.1, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन it should be included in parent carbon chain। हमें उस पेरेंट कार्बन चेन में उस कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको उसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे मेरे पास रूल नंबर ए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। चलिए अब मैं आता हूं रूल नंबर बी, नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। तो नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन में पहला एक रूल समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया था यहाँ पर। चलिए अच्छा, अभी एक चीज़ और याद रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, आपके 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है, और ये मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये फंक्शनल ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? हैलोजन। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखना है, हैलोजन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, जिसको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। अब आप लोग देखिए, ये है मल्टीपल बॉन्ड, ये है सब्स्टिट्यूएंट, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? मल्टीपल बॉन्ड की। तो 1, 2 और 3। यहीं पर अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ठीक है, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है मल्टीपल बॉन्ड। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? फंक्शनल ग्रुप की। तो 1, 2 और 3। हैलोजन है तो फंक्शनल ग्रुप, बट इट ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। चलिए अच्छा, अब एक पॉइंट और इसमें याद रखिए, बी पॉइंट, रूल नंबर B.1 है कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, if carbon containing functional group is present, then its carbon should get minimum possible number। मतलब हमको लोएस्ट नंबर देना है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उसको क्या देना है? मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। मैंने ये नहीं लिखा है कि हमेशा नंबर 1 देना है। एक आप एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 CH2 और ये COOH। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन में आ गए, देखो 1, 2, 3। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला है? नंबर 1 मिला है। यहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, CH3CO और CH3, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने आप लोगों को लिस्ट बनवाई है। अब यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये रहा, कार्बन चेन में इंक्लूड है, कार्बन चेन ये बन गई 3 की। लेकिन क्या मैं इसको नंबर 1 दे सकता हूँ? नहीं, हम लोग 1, 2, 3, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन भी कैसी होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो पेरेंट कार्बन चेन को 1, 2, 3 कर दूंगा तो ये कितने पे नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। हमेशा नंबर 1 मिले ये पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ तो पॉसिबल है नंबर 1 मिलना, तो मैंने दे दिया। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा आप लोगों के। तो ये था रूल नंबर ए, रूल नंबर बी। रूल नंबर सी आता है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, अब इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं विद एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल से ही आप लोगों को ये नोमेनक्लेचर जो प्रोसेस है वो समझ में आएगी। जो हमने रूल वगैरह सब लिखे हैं, इन रूल को याद नहीं रखना है, आप लोग पढ़िए, समझिए और फिर सीधे इनके एग्जाम्पल्स करिए। आप लोगों के यहाँ बहुत कम है नोमेनक्लेचर, 11th और 12th में ज़्यादा है। मान लीजिए मैंने लिखा CH3Cl, ठीक है, या और एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए CH3CH, CH3 और ये CH3, ठीक है।
तो हम लोग कभी भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो रूट वर्ड किसके लिए आता है? पेरेंट कार्बन चेन के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक बता देता हूँ प्रॉपर एग्जाम्पल, हमको लिखना है रूट वर्ड के आगे आता है प्रीफिक्स, ठीक है। रूट वर्ड के पीछे लिखते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? दो प्रकार का, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको नॉमेनक्लेचर करना है। रूट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? रूट वर्ड यूज करते हैं पेरेंट कार्बन चेन के लिए। तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, तो पेरेंट कार्बन चेन बन गई। देखो ये रही पेरेंट कार्बन चेन। कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रॉप, ठीक है। अब पेरेंट कार्बन चेन में जो इंक्लूड नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया हमारे लिए यहाँ पर? मिथाइल। इस वाले देखो CH3 एक्चुअली में ये बना किससे है? ये था CH4, और जब CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया गया तो ये बन गया CH3। ये था मीथेन, और मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दी तो बन गया मैथ मिथाइल। YL लगा देते हैं, ANE हटा दिया और इसके पीछे लगा दिया मिथाइल। तो जब कभी भी हम लोग कार्बन एटम को सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, कार्बन एटम को सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं तो उसके नाम के पीछे YL लगा देते हैं। तो ये हो गई पेरेंट कार्बन चेन, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। अब करनी है नंबरिंग, तो देखो 1, 2 और 3। आप लोग चाहें तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 2 पोजीशन पर है मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रॉप। अब देखिए, अब आते हैं रूट वर्ड के बाद क्या लिखना है हमको? सफिक्स। ये जो 1 डिग्री सफिक्स है ये डिनोट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड को, और 2 डिग्री सफिक्स डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप को। अब इस कार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? जो बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा है? देखो कार्बन चेन में कैसा बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ANE। तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पर आइए, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH। ये कोई भी एक रैंडम में कोई भी कंपाउंड ले रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल बना रहा हूँ और आप लोगों को उसकी नॉमेनक्लेचर करनी है। तो देखिए, अब ये मैं बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। सबसे पहला काम क्या है? पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करिए। तो पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। तो ये हो गई मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन, ये हो गई, ठीक है। अब पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली हमने। अब नंबरिंग पर ध्यान दीजिए, यहां से नंबरिंग करता हूं। देखो अब एक चीज और देखिए आप लोग, इस पेरेंट कार्बन चेन में कितने एटम आ रहे हैं? 1। कितने कार्बन एटम है? 1, 2, 3। अगर मैं इस कार्बन एटम को भी इंक्लूड कर लूं, इस वाले कार्बन एटम को, तो कितने हो जाएंगे? देखो 1, 2, 3 और ये 4। अच्छा, नंबरिंग मैंने यहीं से शुरू करी है क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहां से पास में पड़ रहा है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता इस जगह से, तो 1, 2, 3 पोजीशन पर OH आता, लेकिन यहाँ से किस पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर। तो नंबरिंग हमको इस तरह से करनी है। अब रूट वर्ड लिखिए, रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। रूट वर्ड क्या आ जाएगा? ब्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट कोई आ रहा है क्या इसमें? जो ऐसा कार्बन एटम जो चेन में नहीं आ रहा हो, ऐसा कार्बन एटम जो चेन में नहीं आ रहा हो, ये कार्बन एटम नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो आप लोग याद रखना है इसको। कार्बन, ऐसा कार्बन एटम जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कार्बन, मैंने जैसे ये OH है, ये फंक्शनल, ये पेरेंट कार्बन चेन में इसके ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया है, तो आप लोग गलती मत करना, इसको सब्स्टिट्यूएंट मत बना देना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो ब्यूट। अब हम लोग आते हैं सफिक्स पर। सफिक्स हैं 2 प्रकार के, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स किसको दिखाता है? टाइप ऑफ बॉन्ड को। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हम लोग डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं करेंगे। अब अगर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लिख दिया हमने, एन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। किस पोजीशन पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड? देखो कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम 4 पे प्रेजेंट है, तो हम लोग मानेंगे इसको
3 पोजीशन पे, लोवेस्ट नंबर पे मानते हैं। चलिए अच्छा, ये है ब्यूट 3 इन को लिखते हैं ENE, लेकिन हमको अभी सेकेंडरी सफिक्स भी तो लिखना है, इसीलिए हम यहाँ से ई को हटा देंगे। तो ब्यूट 3 इन और 2 पोजीशन पर क्या आ रहा है देखो, OH को हम लोग लिखते हैं ऑल। ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसका नाम क्या है, इसको सफिक्स में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऑल। ऐसे ही जो CHO फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड वाला, उसका सफिक्स क्या है, अल। ऐसे ही जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या है, ओन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। और जो हेलोजन है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उसका क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूएंट माना गया है, तो इसको लिखते हैं हेलो। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा इसका। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा CH3 CO CH CH3 और ये CH3, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। तो हम लोग पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये रही पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग पर आ जाइए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 पोजीशन पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। ये CO क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से करूँगा तो सेकेंड पोजीशन पर, तो 1 2 3 और ये 4। पेरेंट कार्बन चेन में जो कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है उसको क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट। चलिए तो रूट वर्ड में क्या आ जाएगा, रूट वर्ड में आएगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन एटम की चेन है ये, ठीक है। और प्रीफिक्स की बात करूं तो 3 पोजीशन पर क्या आ रहा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूट। अब कार्बन चेन में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो ANE। अब मुझे देखो ANE तो दिखा रहा है सिंगल बॉन्ड को, लेकिन अभी हमको सेकेंडरी सफिक्स भी तो लिखना है, और सेकेंडरी सफिक्स किसका आएगा, कीटोन का, और कीटोन का सफिक्स क्या है, ओन। तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, ये नाम हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला फोर्थ, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये Cl, ये लिखा मैंने। अब देखो पेरेंट कार्बन चेन ये है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ उसको देखिए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 और 4, नंबरिंग मैं डबल बॉन्ड वाली साइड से कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मान लीजिए मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ इस वाली साइड से, 1 2 3 और 4। अब एक चीज़ याद रखें आप लोग, यहाँ से कर रहा हूँ तब भी डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रही है, और यहाँ से कर रहा हूँ तब भी डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रही है। और यहाँ से करने पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, हेलोजन या क्लोरो क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं ये वाली नंबरिंग को प्रेफर करूँगा, इस वाली को, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर पोजीशन मिल रही है और डबल बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ब्यूट, रूट वर्ड लिख दिया मैंने, और ब्यूट, ऊपर वाली नंबरिंग नहीं करेंगे हम लोग, ब्यूट। अब देखो 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है, इन, ठीक है। अच्छा ये जो क्लोरो है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन क्या मानते हैं इसको हमेशा, सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन पर आ रहा है, 1 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। समझ पा रहे हैं आप लोग, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। अच्छा ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, नंबरिंग सॉरी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करूँ मैं, ये हो गई। अगर अब मैं यहाँ पे नंबरिंग डिसाइड करूँ तो ये तो है सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, ये है मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 और 2, तो डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिल रही है, 2 मिल रही है। यहाँ से करता हूँ तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रही है, तो मैं ये वाली नंबरिंग करूँगा 1 2 और ये 3, तो ये क्या बन जाएगा, देखो प्रॉप 1 पोजीशन पर इन आ रहा है। अच्छा यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना है तो पीछे ई लगा दीजिए पूरा पूरा, और 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, क्लोरो, क्योंकि ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप लोग जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना आप लोगों का हाथ साफ होगा। मैंने लिखा CH3 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 और ये CH3। सबसे पहला काम, पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया, क्या आ गई, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स कोई आएगा नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए मैंने ई लगा दिया यहाँ, 1 2 3।
सेकंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है मेरे को, मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CHO, तो पेरेंट कार्बन चेन, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रॉप सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा 1 अल, क्योंकि CHO का सफिक्स क्या है, CHO का सफिक्स अल है। तो देखिए स्टूडेंट, ये था हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतने नए नए तरीके मिलेंगे। ये था बेसिक। 11th और 12th क्लास में आप लोग और ज़्यादा ब्रॉड नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH3 CH2 COOH। ठीक है, तो सबसे पहला काम पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गई पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4, तो 4 के लिए रूट वर्ड क्या आ गया ब्यूट। और पेरेंट कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो प्राइमरी सफिक्स क्या बन गया AN। मैं सेकेंडरी सफिक्स मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और वो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा 1 ओइक एसिड। ठीक है, अगर सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता तो मैं यहाँ पे E लगा देता, सेकेंडरी सफिक्स है इसीलिए 1 पोजीशन पे क्या आ गया ओइक एसिड। और ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का क्या आएगा प्रीफिक्स, क्या बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए CH3 CH2OH, ये देख लीजिए। तो सबसे पहला काम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए, हो गई। अच्छा, यहाँ से नंबरिंग करूँगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिल रहा है, यहाँ से नंबर 1। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूट। यहाँ पर डबल बॉन्ड तो आ नहीं रहा है तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा एन, 1 पोजीशन पे क्या आएगा ऑल, और 3 पोजीशन पर आएगा देखिए 3 डाई मिथाइल। आप लोग ऐसे लिखना कि पूरा एक में नाम आना चाहिए 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, ये था पूरा हमारा नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में। अभी इस चैप्टर का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग आइसोमेरिज्म और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल और इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस में इस चैप्टर को डिस्कस किया है। थोड़ा सा ब्रॉड है ये चैप्टर, बड़ा है, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे और पढ़ते रहिए घर पर। लॉकडाउन का एकदम सदुपयोग करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।